नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान अखिलेश सर, विचित सर, पुण्येंदु जी, सुमित सर, बाबा, मयंक जी और पीडी सर, आप सभी का स्वागत है। लोग ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आज चर्चा भी ऐसी है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को लेकर एक महत्वपूर्ण आज घटना हुई है। जो कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, वन एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी। आज खबर आई कि उसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। कुल विभिन्न जो पार्टियां हैं उसमें से 15 पार्टियों ने उसका खिलाफत की है और 32 पार्टियों ने समर्थन किए। तो यहाँ ज़्यादा लोग बुलाने का कारण ये है कि ज़्यादा विचार आपको मिल पाएंगे इस मुद्दे को लेकर कि क्या ये सही है, क्या ये हो सकता है, संविधान सम्मत है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, और क्या चुनौतियाँ सरकार और विपक्ष के लिए रहेंगी। तो मयंक सर, आप सबसे पहले चुस्की लें। अखिलेश सर से पूछ लेते हैं क्योंकि अखिलेश सर ने अभी ओबी भी किया है। अखिलेश सर, वो भी तो मैंने भी किया है। इसमें हालत है यार। सही बात है। हमने वो भी नहीं किया, तुमको नहीं बताएगा। हमने भी होमवर्क किया है। ठीक वो भी करने का मौका तुमने दिया नहीं हमको। पूरी रिपोर्ट सर पढ़ के आए हैं सुमित सर। सब पढ़ के आए हैं। सुमित, तो सबसे पहले जो नहीं पढ़ा है उससे पूछा जाए। अखिलेश सर, सबसे पहले ये सरकार आज 101 दिन सरकार का है और 101वें दिन ही सरकार ने आज ये इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिसको उम्मीद थी कि सरकार हो सकता है टाल दे क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। क्या आपको लगता है कि जो सब बात हम पहले भी कर चुके थे कि गठबंधन की सरकार में बड़े फैसले होते हैं, सरकार उस तरह की कोशिश कर रही हो? क्या ये फिजिबल भी है आने वाले समय में देश में हमारे? नहीं, देखिए, इसमें आज जो हुआ क्या है कैबिनेट में, वो सबसे पहले बता देते हैं। रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में जो पिछले कार्यकाल में समिति बनाई गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये पहले ही हो चुका है मार्च में। वो कमेटी थी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जो भी कागज़ आता है, आप जानते हैं कि वो सारे कागज़ होम मिनिस्ट्री के पास आते हैं। तो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को रखा गया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को अपनी हरी झंडी दी है। ये आज डेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश को मान लिया है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। अब जो उसमें रास्ता तैयार किया गया है कि किस तरह से चुनाव हो, उसमें 2-3 मोटी बातें हैं। वैसे तो रिपोर्ट बहुत बड़ी है, करीब 350 पेजेस की है वो, लेकिन उसमें पहली बात तो है कि पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्य विधानसभा के चुनाव करा लिए जाए। दूसरे चरण में उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जब एक साथ हो जाते हैं तो उसके 100 दिनों के भीतर सभी स्थानीय निकाय, जिसमें कि नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत सब हैं, इनके चुनाव करा लिए जाए। हाँ, लोकल बॉडीज़ के चुनाव करा लिए जाए। और तीसरी बड़ी सिफारिश जो उसमें वो ये है कि पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। अलग अलग अभी हम जानते हैं कि राज्य के लिए अलग होती है, लोकसभा के लिए अलग होती है, पंचायतों की, स्थानीय निकाय के लिए अलग होती है। नहीं, मेरे ख्याल से राज्य की और लोकसभा की एक होती है, लेकिन स्थानीय निकाय की अलग सूची होती है। तो उसने कहा कि एक ही सूची, मतदाता सूची होनी चाहिए, एक ही वोटर आई कार्ड होना चाहिए सबके लिए। तो ये 3 बड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि जो तीसरी बात है उससे तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं कि एक ही मतदाता सूची हो, एक ही आई कार्ड हो। लेकिन इसमें जो बात अब आई है सामने वो ये है कि आगे क्या होगा। तो जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें आम राय बननी चाहिए, सर्वानुमति होनी चाहिए देश में। तो सरकार ने अभी भी एक विंडो खोली हुई है कि अभी भी इसमें हम आगे कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बनाई जाएगी कि इसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि देखिए अभी तो ये तुरंत तो लागू होने वाला है नहीं। अभी तो हालत ये है कि इस वक्त हम जब बात करें, आज जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हुआ, हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, और महाराष्ट्र में, झारखंड में जो चुनाव होने थे, जो हमेशा साथ साथ होते आए हैं महाराष्ट्र के और हरियाणा के साथ में, वो उन्होंने अलग कर दिए। तो अगर आप अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ नहीं करा सकते तो पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे कराओगे। हालांकि कमेटी ने ये कहा था कि इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप एक ही दिन चुनाव कराओ। जाहिर सी बात, इतने बड़े देश में एक दिन में चुनाव तो हो नहीं सकते, आपको कई चरणों में कराने होंगे, लेकिन एक साथ चुनाव हो तो इससे जो देश के संसाधन है उस पर बोझ कम पड़ेगा। पहली बात, जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है माइग्रेशन करने वालों को, खास तौर से कि उन्हें कई बार जाना पड़ता है वोट डालने के लिए, वो दिक्कतें कम होंगी। तीसरी बात उन्होंने कही थी, सरकार के भीतर एक पॉलिसी पैरालिसिस पैदा हो जाता है, फैसले नहीं हो पाते, आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, तो वो उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वो भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका है कि आप एक साथ चुनाव करा लीजिए। तो ये कुछ उसके फ़ायदे हैं। फिर जो बैकग्राउंड है वो तो हम सब जानते हैं कि क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो सारे चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि वो कोई योजना बना के तो किए नहीं गए थे, वो तो जब चुनाव एक साथ होने थे तो हो ही रहे थे। और जब वो अलग अलग हुए तो उसमें भी ये हुआ कि जब नेहरू जी के टाइम पे राज्य सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया गया तो उसके बाद फिर सबके टेन्योर बिगड़ गए, तो उसके बाद फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। तो ये इस तरह से सिलसिला बिगड़ा। अब एक साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसको लेकर के लंबी बहस चल रही है। लेकिन हाँ, ये आम राय तो इस पर बनेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर चुकी है।
जो कमेटी है कोविंद कमेटी, उसके सामने 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था। ये संविधान में संशोधन होना है, इसलिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी लोकसभा में, राज्यसभा में। अभी सरकार के पास बहुमत चाहे आ गया है, राज्यसभा में भी सिंपल मेजोरिटी, लेकिन वो 2/3 वाला नंबर अभी नहीं है। और जब 15 पार्टियां खिलाफ है, खासतौर से कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक, तो इसको पास कराना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि जो पहला चरण है, यानी राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना, इसके लिए राज्य विधानसभाओं के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो केवल पार्लियामेंट से संविधान संशोधन करके ही हो सकता है। लेकिन जो दूसरा सुझाव है कि मतदाता सूची एक जैसी होनी चाहिए, उसके लिए राज्यों की विधानसभाओं की आवश्यकता होगी रेटिफिकेशन। देखिए, जैसा कि अखिलेश ने बताया, बहुत सारी बातें अखिलेश ने कह दी है, लेकिन अब मैं अपोजिशन के एंगल से बताता हूँ। कांग्रेस ने जो आज कहा है, कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है, पहली बात कही है। दूसरी बात कही है कि ये हो नहीं सकता, फिर प्रैक्टिकल नहीं है, उन्होंने ये बात भी कही है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप कैसे कराओगे? कोई एक सरकार गिर जाए तो क्या करोगे? स्थिति साफ नहीं है। क्या आप 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है तो वहाँ पे क्या आप 2.5 साल राष्ट्रपति शासन रहेगा? 3 साल की लिमिट 3 साल, ठीक है। यदि केंद्र की सरकार गिर जाती है तो क्या करोगे? दूसरा नहीं, वो सब भी ठीक विधानसभा है। वाली जो 3 साल नहीं, ये चूंकि ये सवाल उठाए तो जवाब देना जरूरी है ना। ये उसमें कोविंद कमेटी में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो लोकसभा का टर्म है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है 5 साल, ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में सरकार गिर जाती है लोकसभा में, मैं बात कर तो रहा हूँ, नेशनल केंद्र सरकार गवर्नमेंट बनाओगे आप। नहीं, नेशनल गवर्नमेंट तो बाद में आएगी। पहले तो जो अगर मिड टर्म पोल भी होना है तो मिड टर्म पोल से भी जो सरकार बनेगी वो केवल इसके टर्म के साथ साथ ही होगी, को टर्मिनस होगी 5 साल के लिए। जैसे मान लीजिए कि 2 साल बाद सरकार गिर गई तो अगले सरकार का कार्यकाल केवल 3 साल के लिए होगा। रहेगा, ठीक है। लेकिन सर तो- उसमें ये भी है कि तो 3 साल के उसमें- बाद जो गिरी उसके लिए फिर इलेक्शन नहीं है। नहीं, और फिर और जो राज्य सरकारों के चुनाव, ये प्रावधान है, उसका जो भी ये सरकार प्रावधान है। गिरेगी वो वो उतने को टर्म के लिए टर्मिनस होगी बनेगी। लोकसभा के साथ। जो भी अगर मान लीजिए आपका बीच में अगर सरकार गिर गई, महाराष्ट्र में मान लीजिए सरकार गिर जाती है 2 साल बाद, तो जो वहाँ के महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जो सरकार बनेगी उसका कार्यकाल केवल 3 साल का होगा। 2 उतने साल दिन का के लिए ही बनेगी, 5 साल के लिए वो सरकार नहीं चुनी जाएगी। मतलब वो भी एक बाई इलेक्शन ही हुआ, बाई इलेक्शन हो। दूसरा ये हो गया। अब रही बात की भाई संविधान संशोधन होगा तो कैसे होगा? संविधान संशोधन हो नहीं सकता, इस मेजोरिटी से तो हो नहीं सकता है। तो मुझे और ये दलील दी गई। तो तीसरी दलील दी जा रही है पैसा खर्चा कम होगा। तो खर्चा कम होने पर आप सब अपने अपने बातें कहिएगा कि खर्चा कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या एक साथ चुनाव कराना। अभी तो एक नेता से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि आपने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव साथ नहीं करा सके आप, क्योंकि आपको सूट नहीं करता था। तो अभी आप कहते हो कि हम एक साथ कराएंगे। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते रहते हैं, भले ही अभी एलाइज हो गए कि 7 फेज का इलेक्शन मत कराइए और कम कराइए और कम कराइए, इतना दिन लंबा चुनाव होता है, उसका क्या करोगे आप? तो सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन वो किस ढंग का सुधार होना चाहिए ये देखना चाहिए। अब ये है कि ये बात भी सही है कि कहने को तो कहा जाता है कि आचार संहिता बहुत लंबे समय तक टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में, लेकिन सारे फैसले तो हो ही रहे हैं। अभी भी आज भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार फैसले कर ही रही है। आज भी उन्होंने कैबिनेट ने फैसला किया ही है, डीए बढ़ाने का भी फैसला हुआ ही है। तो ये कई फैसले हुए हैं। तो ये इस सरकार का एजेंडा में है। सरकार ने कहा हुआ था, बीजेपी के एजेंडा में है, एनडीए के एजेंडा में है, तो वो सरकार उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल को लागू होने वाला है। इसमें बहुत रोड ब्लॉक्स हैं और वो ब्लॉक संसद में है। ये जाएगी, हमको जो अब अखिलेश को सबको मालूम है, आप सबको, कि ये जाएगी कमेटी में, जाएगी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी, नहीं तो सेलेक्ट कमेटी में जाएगी, फिर ये बिल आएगा, फिर उस पर क्या होगा आगे चल के, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बहस के लिए अच्छी बात है ये। देखिए बाबा, जो सबसे बड़ी बात है, ये पूरा प्रस्ताव अव्यावहारिक तो है लेकिन संघीय ढांचे के खिलाफ है। भारत अगर संघीय ढांचे वाला देश है जहां राज्यों की अपनी राजनीतिक स्वायत्तता है तो ये उस पर चोट करता है। दूसरी बात जो आप बोल रहे थे अश्विन की, बहुत बड़ा फैसला आज सरकार ने किया, असल में ये होना ही होना था। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को आप कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, उसमें गृह मंत्री और तमाम बड़े बड़े लोग होते हैं। उनकी सिफारिश को, जिसके पक्ष में खुद प्रधानमंत्री हैं, कैसे खारिज कर सकता है कैबिनेट? वो खारिज तो कर ही नहीं सकती थी। ये तो पहला स्टेप उसको स्वीकार करने का था। सही बात। दूसरी बात जो बाबा सवाल उठा रहे थे कि अगर मध्यावधि चुनाव की नौबत आती तो क्या करेंगे, जिसका जवाब, आप मजे की बात की, चुनाव घट नहीं बढ़ जाएंगे। फिर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं, और जो सुझाव दिया गया है कि महाराष्ट्र में अगर 3 साल के भीतर सरकार गिर जाती है तो अगले 2 साल के लिए चुनाव हो,
इसका मतलब कि महाराष्ट्र में 5 साल में 3 चुनाव हो जाएंगे, यानी पहले हुआ, फिर बीच में 2 साल के लिए होगा, और फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन के चक्कर में होगा। यानी महाराष्ट्र के लोगों को 5 साल में 3-3 बार वोट देना पड़ेगा। तो और यही हाल केंद्र में होगा। पैसे की बर्बादी तो और होगी, फिर पैसे की बर्बादी होगी। दूसरा, जो तर्क सब दिए गए बड़े थोथे हैं, जैसे तर्क के लोगों को विस्थापन के चलते वोट डालने में बार बार आना पड़ता है। अरे पूरी व्यवस्था अब डाक से वोटिंग की है, वो व्यवस्था और आसानी से की जा सकती है। तो जाहिर है कि सरकार को भी मालूम है कि ये व्यावहारिक नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा एजेंडा है। लेकिन एजेंडा क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे संघीय ढांचा, आपको याद होगा कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तब संसदीय लोकतंत्र पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। तब कहा जा रहा था कि अध्यक्षात्मक प्रणाली बड़ी अच्छी होती। तो कहीं न कहीं ये संघीय ढांचा, जिसमें इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे राज्य हैं जो तमाम जगहों से केंद्र सरकार के लिए एक प्रतिरोध का काम करते हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी को रास नहीं आता है। उसकी हर कोशिश 1 नेशन जी, इतनी भाषाओं वाला देश, इतनी तरह की प्राथमिकताओं वाला देश, इतनी तरह के मुद्दों वाला देश, आप चाहते हैं कि दोनों के चुनाव एक साथ हो जाएं। राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। आप याद कीजिए, बंगाल में 25 साल तक सीपीएम का शासन रहा, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिससे वो हवा उनके पक्ष में चल रही हो। तो ये तमाम राज्यों में होता है। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभाओं के मुद्दे अलग होते हैं, और ये समझ इसीलिए होती है कि लोग मानते हैं कि संघीय ढांचे के भीतर वोटर का अपना राइट है कि देश के नीतिगत फैसलों के लिए संसद को चुने या अपने कामकाज के लिए अपने जिले के विधायकों को चुने। तो कई तर्क ऐसे हैं, जैसे ये तर्क भी कि बार बार विकास में अड़चन आती है। कहीं से विकास कार्यों पे कोई रोक है नहीं, नीतिगत फैसलों पे रोक की बात कही जाती है, जो रोक लगती नहीं है। हालत यह है कि बजट को आपने बिल्कुल बेमानी बना दिया है। साल में कम से कम 10 बार बजट पेश हो जाता है, यानी इतने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा हो रही है, इतने 1000 करोड़ की घोषणा हो रही है। बजट बेमानी हो गया है। मुझे याद है निर्मला सीतारमन ने जो पहला बजट पेश किया था अपना, उसको 10 साल का बजट बताया था, और महीने में 3 बार वो बजट बदल गया। तो ये स्थिति है। तो ये पूरा का पूरा जो शोषा है वो एक दक्षिणपंथी शगुफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं खैर एक और सवाल इसमें ऐड कर देता हूँ। कुछ इसी तरह की बात एक समय आडवाणी जी ने कही थी कि देश में 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। हालांकि वो डिबेट बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, वजह जो भी रही हो, कोalition की सरकार थी को भी। तो ये भी एक इस पर बाद में आएंगे बाबा। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का दिन है, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो ये कहा गया कि विकास कार्यों में बाधा पैदा होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई विकास काम नहीं रुकते हैं। हर काम, हर एजेंडा हर सरकार कर रही होती है। जैसे बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, वो राज्य हिंदुस्तान के हिस्से हैं, और आपने आज ये 8 या 9 कैबिनेट ने बड़े फैसले कर लिए, जिसका कुछ ना कुछ प्रभाव इन राज्यों के नागरिकों पर भी पड़ता है। तो कहाँ से विकास काम रुक गए आपके? ये उल्टा होता कि जम्मू कश्मीर की सरकार कोई फैसला कर रही होती कि दिल्ली में ये लागू होगा जाके, तो जो वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो पहली बात तो ये कि विकास कामों को रोकने की जो बात की जा रही है वो बेमानी है। हम उस दौर में आ गए हैं, उस सोशल मीडिया के दौर में आ गए हैं, जब हम यहाँ चुनाव चल रहा होता है और 2 फेज़ के बाद किसी और सीट पे चुनाव होने वाला होता है, तो जहाँ चुनाव होने वाला होता है वहाँ पर आप रैली कर रहे होते हैं और यहाँ पे वोट पड़ रहे होते हैं। तो हम तो उस इलाके में आ गए, उस वक्त में काम कर रहे हैं जब पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में किसी लाइव टेलीकास्ट होता है, हर चैनल दिखाता है, हर जगह चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है। और आज की तारीख में तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना यूट्यूब चैनल है, और वो सैकड़ों लिंक खोल देते हैं लाइव के। मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो साथ के लोग हैं, तो वो भी बेमानी हो गया है। मेरा मानना है कि इसका दिशा ये होनी चाहिए कि हमारे देश के चुनाव सस्ते और आसान तरीके से कैसे हो सकते हों। क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो हर राजनीतिक पार्टी को एक फंड अलॉट करे कि इसी पैसे में आपको चुनाव लड़ना है, और जो कि नेशनल पार्टियों के लिए बराबर हो, स्टेट पार्टियों के लिए उनसे कुछ प्रतिशत कम हो, ताकि जब आप चुनाव लड़ने जाएं, फॉर एग्जांपल अगर चुनाव आयोग के पास 100 रुपये का बजट है, तो नेशनल पार्टियों को कह दें कि आप 20-20 रुपये में चुनाव लड़ो, हाँ 20 रुपये हम आपको दे रहे हैं, आप सारा खर्चा आपको हमको देना है।
मतलब स्टेट ओन जो इलेक्शन जिसकी बात की जाती है, जिसकी पैरवी शेषन साहब भी करते रहे, जिसकी पैरवी MS गिल ने भी की, क्या उस दिशा में हम जा सकते हैं? क्योंकि आज की तारीख में हम सब जानते हैं, जो हम लोग पॉलिटिकल नेताओं से मिलते हैं, असेंबली का चुनाव करोड़ों में लड़ा जा रहा है, पार्षदों का चुनाव करोड़ों में लड़ा, बड़े पार्षद जो हैं, छात्र संघों का चुनाव दिल्ली में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऐसे बड़े बड़े पैम्फलेट लग रहे हैं, लगता ही नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है। मतलब मेरा ये कहना है कि इस पर रोक लगने की जरूरत है। ये जो अथाह पैसा बर्बाद हो रहा है, इस पर कैसे लगाम लगेगी? इस पर सरकार को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, जो ये तमाम खैरख्वाह हैं, इनको विचार करना चाहिए, ना कि ये कि भाई एक, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ PD सर कि ये संघीय व्यवस्था पर चोट है। ये तरीका नहीं है चुनाव किसी भी तरीके से एक ये कह देने का कि एक बार में एक ही चुनाव होगा। कैसे प्रैक्टिकल है भाई? असंभव है। जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उसमें आप कैसे ये कर सकते हैं कि एक बार में एक चुनाव हो पाएगा? अगर ये होता तो इन 75 सालों में क्यों नहीं हुआ होता? ये अचानक ही 75 साल के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद क्यों ख्याल आ रहा है? इसलिए कोई खर्चा कम नहीं होता। जब आप 67 तक होता था ना, उसके बाद से कहाँ हो रहा है? क्यों? उसकी दरअसल जो बात अब अखिलेश जी, वो उसी दिशा में चलेगा जो आप बाबा कह रहे थे कि एक देश में 2 ही पार्टियां होनी चाहिए। तो आप ये नियम लागू करो ना पहले कि एक देश में 2 ही पार्टियां होनी चाहिए। गठबंधन 2 है ना, गठबंधन तो टूट भी सकता है। नहीं, पर गठबंधन तो टूट भी सकता है ना भाई। कल तक देश के चुनावों की धुरी कांग्रेस पार्टी के आसपास होती थी, आज भाजपा के आसपास होती है। या तो भाजपा के साथ है या भाजपा के खिलाफ है। सुझाव तो कैसे आएंगे? ये लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र में सुझाव देने पे तो कोई नुकसान है नहीं, ना किसी कोई पाबंदी है। जब हमारे देश का संविधान बना था, तो हमारा संविधान बनाते समय भी तो तमाम तरह सुझाव आए थे, और हमने जो ये आइडिया उधार लिया है वेस्टमिंस्टर सिस्टम का, ये भी तो ब्रिटेन से हमने लिया। हम चाहते तो अमेरिका से ले लेते 2 पार्टी सिस्टम, उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं अखिलेश हमें जी, ये लगा क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जो उनका संविधान था हमने उसको फॉलो कर लिया। अखिलेश जी, जो एक बात मैं बोल रहा हूँ खाली, विचित्र जी, बस एक वाक्य बोल के, वो वाक्य ये है कि 67 के जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जहां से अलग अलग हुए, पहली बार लोकतंत्र अपने रंग में वो दिखा था। उसके पहले लगातार राज्यों और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस होती थी। पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें चुनी गई थी। यानी भले चुनाव में इधर उधर हुई तारीखें, लेकिन लोकतंत्र उस चुनाव से सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। सीपीएम की सरकार तो पहले आ चुकी थी केरल में। नहीं सीपीएम की आई थी। और भी नहीं, एक चीज कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों का संविधान उठा करके अपना संविधान नहीं बनाए थे। वो संविधान अंग्रेजों से नहीं उठाया गया था, और उस संविधान में कई देशों लिखित संविधान है भी नहीं, लिखित संविधान है भी नहीं, और कई देशों के संविधानों से जो अच्छी चीजें थी वो जरूर ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां से कट किए और यहाँ पेस्ट कर दिए थे। ये एक चीज थी। तो हमारा संविधान थोड़ा अलग है। आप सर बोलिए। आज नहीं, आज तो मौका है, आज तो सिचुएशन ऐसा हुआ है, कैमरा ये जो है माइक छीनना पड़ रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है। PD सर जा बहुत सारा चीज बोलना है। अच्छा बोलिए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो बात बोल रहे थे, 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। PD आचार्य साहब आए थे अपने चैनल पे, उन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट, वही होता है, वही होता है, वो तो है ही है, वो तो है। हाँ वही होता है। और लेकिन सिंपल ये मतलब है कि जो लोग हाउस में है उसका 2/3। 50% तो जो उसमें मेजोरिटी है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसके बाद जो प्रेजेंट होता है उनका 2/3 होना चाहिए। वो स्पेशल, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी। सर ये माना जाता है इसमें कि ऐसे मौके पर जैसे बहुमत साबित करना होता है, तो उस समय जनरल मेजोरिटी की, सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। फिर भी पूरा सदन खचाखच भरा होता है, तो इसमें भी भरा रहेगा तो 2/3 हो ही जाएंगे। हाँ, तो अब ये सुविधा के हिसाब से नहीं होता है जी भाई साहब। नहीं। संविधान संशोधन जो है उसके लिए नियम है, उसके लिए नियम होता है। मैं वही बात कर रहा हूँ। भाई कुछ छोड़ने को तैयार विचित्र जी का भी वही कहना था। नहीं हाउस जैसा भरा मैंने ये सुविधा के हिसाब से नहीं हो रहा ना कि हमारी इच्छा रहे या सब बैठे हैं इनमें से कर लें, ऐसा नहीं होता है। स्पेशल मेजोरिटी उसके लिए चाहिए होती है, उसके लिए नियम है। संविधान में लिखा है कि आप संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं, तो वो स्पेशल मेजोरिटी उसके लिए आपको जरूरत है कि 2/3 जो है वो जरूरी होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे जब सामान्य बहुमत के लिए भी जो मौजूद होते हैं उसी में से आपको 50% से ऊपर की जरूरत होती है, उसी तरह इसमें भी जो मौजूद है उनमें से 2/3। मैं कहने का मतलब ही वही है। अब कॉस्ट की बात हो रही है कि कॉस्ट सेविंग होगा, और मेरे हिसाब से कॉस्ट सेविंग कैसे नहीं होगा। देखिए, लास्ट लोकसभा चुनाव में शायद 10 लाख बूथ बना था, 10 या 12 लाख बूथ बना था। अब देखिए
विधानसभा के लिए तो हो सकता है चल जाए, लेकिन विधानसभा के लिए अलग ईवीएम मशीन लेना पड़ेगा, अलग वीवीपैट मशीन होगा, डबल हो गया। फिर लोकल बॉडी के लिए अलग होगा। इस ईवीएम और वीवीपैट का शेल्फ लाइफ जो है 10 साल का होता है। हर 10 साल में आपको इतने बड़े स्केल पे ईवीएम और वीवीपैट मशीन चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट सेविंग नहीं होने वाली है, प्लस डिप्लॉयमेंट मैसिव होगा, तो उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, इसीलिए एक साथ चुनाव करा। अभी क्या होता है, एक जगह का ईवीएम एक स्टेट का दूसरे जगह चला जाता है। तो हमारे पास सफिशिएंट ईवीएम नहीं है, वीवीपैट मशीन नहीं है, सबको खरीदना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट सेविंग नहीं होगी। डेवलपमेंट रुकने की जो बात हो रही थी उसमें है क्या कि इलेक्शन कमीशन को आपको इन्फॉर्म करना है, किसी भी फैसले को लिया जा सकता है, किसी भी फैसले पे रोक नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन से पहले अनाउंस करने से पहले आपको इन्फॉर्म करके परमिशन लेना है, बस। जनहित में ये फैसला कर रहे हैं, हाँ, आपकी इजाजत चाहिए पब्लिक हाँ, करने की। बस एक ही चीज़ पे रोक है कि आप ये सरकार दिखना नहीं चाहिए कि आपके फैसले से किसी खास वोटर तबके को आप रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो अगर वाइडर गुड के लिए आप फैसला ले रहे हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन भी नहीं रोकता है। अभी अगर चुनाव हो रहा है और ये तय किया जाए कि पेट्रोल डीजल का दाम पूरे देश में कम हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देगा इसका भी। जैसे यूपीएस इलेक्शन कमीशन को केवल इन्फॉर्म करना होता है। इलेक्शन कमीशन आप लागू तो आप ही को करना है। अगर लेना होता है, नहीं बड़े फैसले इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन अगर आप कोई नीतिगत फैसला ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत बड़े तबके में मास ये इंप्रेशन जा रहा है कि वो आपके वोटर को प्रभावित करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन बना कर सकता है। अब गया है, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की बात हुई, उसमें से बताते हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में अभी 8 इलेक्शन साइकिल है। अब जैसे देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उससे थोड़ा सा पहले कर्नाटक और तेलंगाना में, उससे 1 साल पहले गुजरात में चुनाव, पंजाब हो जाता है, उत्तर प्रदेश 2022 में। हाँ, तो 8 इलेक्शन साइकिल को आप कम कर सकते हैं, 3-4 कर सकते हैं वो। अब जैसे एक ये 4 स्टेट एक साथ करा लेते हैं आप। हाँ, एक ईयर में अगर अलग अलग स्टैगर्ड चुनाव तो एक साथ करा लीजिए उसको। जैसे अगली साल है बिहार है, जैसे मान लीजिए, और दिल्ली है। अब मान लीजिए कि 2019 में 2029 में अगर इसको लागू किया गया तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकार 6 महीने की होगी, उसको भंग कर दिया जाएगा। यूपी का, आंध्रा का आपका हो जाएगा साथ में 2029 में करेंगे, और आपके पास उड़ीसा हो जाएगा साथ में। दिल्ली का भी मान लीजिए 6 महीना है तो दिल्ली का करा सकते हैं आप। तो अच्छा खासा कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारा है कि आप क्लब कर सकते हैं। तो मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो लगेगा कि कॉस्ट सेविंग नहीं हो रही है कुछ, मैंने फिर यहाँ बेनिफिट पे, भी। I'm sorry, मैं बीच में काउंटर कर रहा हूँ आपको। ये समझने की ज़रूरत है हम सबको, मुझे खास तौर पर ऐसा होता है आपको समझ में आ गया हो। बीच में जैसे अखिलेश जी ने शुरू में समझाया कि 5 साल का टेन्योर होगा, और उस 5 साल के बीच में सरकार कोई भंग हो गई तो दोबारा उपचुनाव की तरह चुनाव होंगे, और मान लो वो भी चले, हाँ, रिड्यूस टर्म के लिए फिर हो गई, तो पता मतलब पहले 4 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, तो चुनाव तो बार बार हो रहा है ना, चुनाव प्रक्रिया तो फॉलो हो रही ना, खर्चा तो हो रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा निकालना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए उस पे कहाँ रोक लग रही है? इसीलिए हमने कहा कि कॉस्ट सेविंग नहीं हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार हो सकता है। बोल रहे हैं, बात पूरी नहीं हुई। तो मतलब कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब बहुत बड़ा तर्क नहीं है जिससे एकदम से सब को लगे क्या कि इतनी बड़ी बचत हो रही है हमारी। देखिए, ये जो हमारे चुनाव स्टार्ट हुए 1951-52 से, तो पहला डिकेड में, मतलब 10 साल में मानते हैं 2 विधानसभा चुनाव होंगे। पहले डिकेड में कोई भी 3 चुनाव वाले राज्य नहीं थे। पहला जो था 50 to 60 वाला, 61 to 70 में ऐसे 4 राज्य थे जहां 10 साल के अंदर 3 चुनाव हुए। उसमें बिहार था, केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य थे। लेकिन जो 70 से 80 वाला दशक था, उसमें से बहुत सारे राज्य थे, तकरीबन 10 से ज़्यादा राज्य थे जहां पर साल में कम से कम 10 साल के अंदर 3 चुनाव हुए। तो वो एक दशक था जिसने ये पूरी साइकिल को तोड़ दिया आकर के। लोकसभा का भी देखिए ना, 89 के बाद 89 से लेके 99 तक कितने लोकसभा के चुनाव हुए, साइकिल टूट गया। अब इसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अश्विनी वैष्णव से मांगा गया कि टाइमलाइन सरकार की क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
अब वो एक तो हाई लेवल कमेटी ने लोगों से, इतना सारे लोगों से बात की कि 21,500 समथिंग लोगों से बात की, 47 पार्टियों का रिस्पांस आया उनके पास। अब उसके बाद अब सरकार भी एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी, तो ये 29 में लागू होगा या 34 में लागू होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक बात कही जा रही है कि हम खर्चे बचाएंगे, वो वाला तर्क कहीं से पच नहीं रहा है। क्योंकि आपने मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लेते हैं कि 29 में विधानसभाएं भंग करके सारी जो जिनका टेन्योर बचा होगा या जिनका बचा होगा 1 साल, उसको एक्सटेंड करके आपने 29 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए। अब बीच में 2 साल मान लीजिए कि भी अल्पमत की सरकार आई, बहुमत से खींच खाच के 2 साल चलाया। अब 2 साल के बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत आता है, 3/4 बहुमत आता है, लेकिन वो क्या करेगी, वो बचे 3 साल के लिए ही काम करेगी। तो एक जनता जो है वो सिर्फ 3/4 बहुमत दे, लेकिन क्या, सिर्फ 3 साल के लिए। हो सकता है वो 3 साल बाद वो सरकार गिरी होती तो 2 साल। तो जनता ने तो अपना प्रचंड बहुमत दे दिया, 3/4 बहुमत आपको दे दिया, लेकिन आप काम करोगे 2 साल। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस वो तो कम नहीं होने वाला है। आप कुल जमा, आपकी बात यह है कि आप लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक बार होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस वो कम होगी, इसकी गारंटी नहीं है। वो बार बार भी वो चुनाव हो सकते हैं। और हाँ, मुझे लगा, देखिए एक चीज़ जो इस पूरे डिस्कशन में मिस हो रही है, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो किसी ने नहीं बोला। कई सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वो तर्क नहीं दिया जो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। वो फैक्ट क्या है, जितने ज़्यादा चुनाव होंगे, जितनी बार चुनाव होंगे, उतना ज़्यादा सरकारों के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर रहेगा। क्या कि जनता के हित में फैसले करने का। वो ये होगा कि आप जितनी बार चुनाव में जाना होगा, केंद्र की सरकार में या कोई भी पार्टी होगी उसको राज्यों में जाना होगा, तो वो फैसले सरकार जनता के हित में ही सोच करके करेगी। वो मनमाने फैसले अपनी ओर से नहीं कर सकती है। और अगर आप फिक्स टेन्योर रखेंगे, सरकार को पता है कि 5 साल से पहले मुझे जनता के पास जाना नहीं है, तो जो मर्जी होगी मैं फैसले करूंगा। और जब 4.5 साल होंगे, जब चुनाव नजदीक होंगे, उसके बाद में एक के बाद एक अपने लोकप्रिय फैसलों में झंडे लगा दूंगा। ये सबसे बड़ा तर्क है जो बार बार चुनाव के फेवर में दिया जाता है, और इस पर भी गौर होना चाहिए। हाँ, सरकार को फीडबैक मिलने का इलेक्शन सबसे तगड़ा जिस पे हमें करनी चाहिए कि इस बात पे भी तो बात होनी चाहिए ना, इसके करने के पीछे ये भी तो मकसद है ना कि एक चेहरे के उस पर चुनाव लड़ा जाए। एक चेहरा है, अभी यदि प्रधानमंत्री का चेहरा है तो बीजेपी तो ये जरूर सोचेगी ना कि भाई यदि प्रधानमंत्री का चेहरा लोकसभा चुनाव में चल रहा है, उसको क्यों नहीं एक साथ चुनाव करा के विधानसभा में भी बुलाया जाए। पीछे तो सबसे पीछे, इसके पीछे सोच, इसका काउंटर ये है ना कि एक चेहरा हमेशा एक पार्टी के पास थोड़ी ना रहेगा। आज बीजेपी के पास है, कल कांग्रेस के पास कोई चेहरा होगा, तो वो तर्क तो सभी के ऊपर लागू होगा। तो उसका ऐसा नहीं कि एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इसमें एक दूसरा तर्क है कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होगी, चाहे वो आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो सकती है, कल तीसरी पार्टी हो सकती है, उसको एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा। वो जो फोर्सेस डिप्लॉयमेंट करने से लेकर के हर जगह अपने हिसाब से पोस्टिंग करना, पॉलिसीज बनाना, उस सब में उसको एक एडवांटेज, एडिशनल एडवांटेज रहेगा। यही कारण है कि जो भी पार्टी खिलाफ, विपक्ष में रहेगी, वो उसके खिलाफ रहेगी। तो ये कैबिनेट ने किया है विद इन मिनट्स, मैंने घंटे भी नहीं, विद इन मिनट्स कांग्रेस की पीसी भी होनी थी, सहयोग था कि उस वक्त पीसी होनी थी, चल ही रही थी, तो खरगे जी ने तुरंत उसका विरोध कर दिया। वो हो ही नहीं सकता, कभी कंसेंसस इस पर बन ही नहीं सकती। अगर बीजेपी अपोजिशन में होती तो वो भी इसका खिलाफ करती, क्योंकि सबको पता है कि जो पार्टी केंद्र में होगी वो अपने हाथ में सब सूत्र लेगी, और इसलिए वो उसको एडवांटेज नहीं देना चाहेंगे। बेसिकली 5 साल के लिए जो पावर नहीं। और जो अखिलेश सर ये कह रहे थे कि चुनाव मतलब नहीं, वो कि चुनाव फिक्स, मतलब 5 साल के जनता ने वोट कर दिया, और लोगों को ये लगता है ना कि नेताओं को लगता है भाई 5 साल की तो हमारी बहुमत की सरकार है, हम जो चाहें करें। नहीं, अभी तो प्रेशर रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, क्यों नहीं तो कभी बुला। लेकिन सुमित ने जो कहा था, सुमित ने बहुत अच्छी बात शुरू की थी, हम लोग उसको सिरा पकड़ नहीं पाए। वो बात थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, कि चुनाव में सुधार होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एक देश एक चुनाव नहीं भी चाहते हैं, लेकिन ये समय आ गया कि आपको कई सारे चुनाव में सुधार करने चाहिए। पैसे की आप खर्चा कम कराइए। स्टेट फंडिंग का सुझाव बहुत पुराना है, होना चाहिए, उस पर भी हो। दूसरी बात की ये, आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपना मत दे सकें। आप वेरीफाई कर लीजिए। आप जब 50 बार हमारी केवाईसी कराते हो और केवाईसी कराते हो, उसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड होता रहता है, तो आप क्यों नहीं करा सकते भाई? आप मोबाइल पे, आप हमारा मोबाइल वेरीफाई करा लीजिए। आजकल बिहार वाला दिल्ली में राशन ले रहा है। हाँ, ले रहा है। दिल्ली में जब वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, राशन ले सकते, तो आप घर कहीं से बैठ के आप वोट क्यों नहीं डाल सकते? दूसरा सुधार ये होना चाहिए। तीसरा सुधार ये होना चाहिए, इसमें खर्चे की बात हो गई, जहाँ से भी आप हैं वहाँ से आप वोट डालिए। और तीसरी बात ये है कि इसमें आप ये क्यों नहीं कर सकते
कि जैसे आप एक देश एक चुनाव की बात तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप ये करो कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के आप कुछ कड़े कानून बनाओ। आरपीए में आपने अमेंडमेंट किया, पहले राजीव गांधी जी के टाइम पर ही आया था कि 1/3 में डिफेक्शन कर सकते थे। जब बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई तो उसको 2/3 कर दिया गया। आप इसको और ज़्यादा सख्त कीजिए। जो बात शुरुआत में प्रियदर्शन जी कह रहे थे कि 2 साल बाद सरकार गिर गई महाराष्ट्र में, फिर से चुनाव होंगे, फिर गिर गई तो फिर चुनाव होंगे। तो वो सरकार क्यों गिर रही है? क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। आप उसको रोकिए ना। आप ये नियम क्यों नहीं बनाते कि अगर आप किसी पार्टी के टिकट पे जीत के आए हैं तो 5 साल तक आप उस पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे ना तो आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको कुछ दूसरा फायदा मिलेगा, और ना आपको चुनाव लड़ सकते, ना कोई बाय इलेक्शन में आप जा सकते। अखिलेश सर, इसमें देखिए, आपको ठीक है, अब लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कांग्रेस के चुने हुए विधायकों ने इस्तीफा दिया ना। 5 साल तक करिए ना, 5 साल तक आपने आप मान लीजिए बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए और आप कांग्रेस में चले गए 2/3 लेकर के, मतलब पहले थोक में, पहले खेड़ची में बिकते थे, अब थोक में बिक रहे हैं। तो थोक में बिक गए तो उसमें हुआ क्या कि आपको ये ऑप्शन मिल गया कि आपने इस्तीफा दे दिया, बाय इलेक्शन हुआ और आप दोबारा जीत करके आ गए। नहीं, लेकिन आप ये नियम बना दीजिए कि हम आपको उनको 1 मिनट, अगर वो अपनी पार्टी के विचार से सहमत नहीं है तो उनको जरूरी थोड़ा है कि पार्टी लाइन को 5 साल आप फोर्स करेंगे। 2 सहमत नहीं होंगे, 2/3 सहमत नहीं होंगे, ये तो ज्यादा हो गया ना। फिर तो क्या बचा? नहीं, वो आप कैसे कर सकते हो? आप बाद नहीं सकते ना उनको। आप वो तो लीगली वो नहीं है। दूसरा, आपने कहा ना चुनाव जल्दी जो होना ज्यादा बेटर है, तो भाई बेटर है आप 5 साल के बजाय आप उसको कम करो। आपको लगता है, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि चुनाव जल्दी होने से ज्यादा दबाव है पार्टियों पे, तो अभी हमने जो 5 साल की सीमा की उसको 4 साल कर दो, 3 साल कर दो, 2 साल कर दो, फिर तो चुनाव की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्रेस क्लब में हर साल चुनाव होता है, 2 साल नहीं कर पाए हम कि साला इकट्ठे टाइम 2 साल का हो और आप चले ये सब दिक्कतें, ये सब जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे विचार आए थे। दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वहाँ का मॉडल क्या है, गवर्नेंस का, इलेक्शन का, ये क्या है। उन्हें लगा कि ये बेस्ट हो सकता है। 5 साल का उन्होंने टर्म फिक्स किया। अमेरिका में 4 साल है, तो हम 4 साल का भी कर सकते थे, हमने 5 साल का किया। कुल मिला के सर, इनका जो मेन उद्देश्य है ना, मुझे लगता है वो इम्प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि एक देश एक चुनाव हो ही नहीं सकता। अगर एक सरकार गिरेगी तो मतलब 2 चुनाव हो गए ना। वैसे ही एक देश एक चुनाव होता था इस देश में, और कराने के लिए आप चाहो तो करवा सकते हो। आप फोर्स करके नहीं करा सकते। कुछ नहीं, आप फोर्स करके कैसे करा फोर्स सकते करके होगी? एक बार करा लोगे आप, उसके 10 साल बाद फिर इसी तरह की स्थिति की चर्चा होगी। ये सारी चीजें, एक चीज इसमें है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक इतना बढ़िया है कि इसमें आप अभी तो आधे घंटे हम लोगों को हुआ है, हम अभी 1 घंटा 2 घंटा और बैठ के चर्चा कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ कर सकते हैं न्यूज रूम में, तो सोचो पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे कितनी बहस इसको लेके हो रही होगी। नहीं सर, ये मूलतः चुनाव सुधार के लिए कुछ है ही नहीं। ये दरअसल है कि जो लोग सत्ता में आते हैं और ज़्यादा पूर्ण बहुमत से आते हैं, उनको लगता है कि हम और अपने सत्ता को मजबूत कैसे बनाएं। तो ये चुनाव जो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन जो दिखता है, वो ये दिखता है कि जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें उसको चुनाव के रास्ते को उस रास्ते पर ले चलो जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देर सबेर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाए। क्योंकि हमारे आज़ादी के बाद जो संविधान में लोग बैठे, उन लोगों ने मिल करके क्या किया? उन लोगों ने संसदीय लोकतंत्र को चुना। शुरू में 15 साल तक, अगर 1952 से 67 तक अगर चुनाव एक साथ होते रहे तो इसलिए होते रहे कि तब लोगों को कुछ विकल्प नहीं दिखता था। लगता था कि जवाहरलाल नेहरू का ऑरा था, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी में लोगों को विश्वास नहीं था। जब लगा कि नहीं, कांग्रेस अब टाइप्ड पार्टी हो गई है या सत्ता विरोधी माहौल बना, तब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। ये एक चीज़ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि, और ये काम ऐसा नहीं है कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। सबसे पहले संविधान की समीक्षा के नाम पर ये काम किया था इंदिरा गांधी ने, जब उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी इसके लिए बनाई थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसका सबसे मुखर विरोध करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने फिर अब एक कमेटी, वही मैं कहने जा रहा था कि लेकिन जब वो सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले उसके लिए एक कमेटी बनाई संविधान समीक्षा को लेकर के। क्योंकि जो पावर में आ जाता है उसको लगता है कि हमारी सरकार, हमारी सत्ता कैसे बनी रहे, और इसीलिए उसी सत्ता को अपने को कायम रखने के लिए एक तरीका है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करें। बाद में इसमें इतनी दिक्कतें आएंगी तो फिर इस तरह से कर दो कि 2 पार्टियों का इंतजाम ही होगा। तो आप धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र से, संविधान एक दिन में नहीं टूटता है, संविधान सीढ़ी
जैसे होता है तो पहले एक को तोड़ो, दूसरे को तोड़ो, तीसरे को, तो जैसे जैसे ऊपर जाओ और नीचे के उसके डंडे को तोड़ते जाओ, ये उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन हमें ये लगता है कि जितनी लूप होल दिखती हैं इसमें, उसके बाद ये कहीं से तार्किक नहीं लगता कि इसमें कोई फायदा है। फायदा नहीं है। रोक रहा हूँ आपको, आपने कहा कि संविधान तोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ऐसी चीजों में संविधान तोड़े तो जाते फिर हैं तो इस जो तरह से। पहले एक साथ एक देश एक चुनाव होता था तब संविधान टूट गया था क्या? शुरू में तो होता ही था। नहीं, बावन से आप- बताया ना इन्होंने, पुरनिंदु ने 67 तक होता था। सर तो फिर संविधान तो था ना। अरे जनता, यहाँ पर जनता पर फैसला था ना उस समय भी। वो कोई संविधान से फोर्स्ड नहीं था कि आपको 5 साल में करना है। जनता चुन करके 5 साल के लिए भेज देती थी तो होता था, जनता नहीं चुनी तो बाद में नहीं होता था। इसमें संविधान ने कहीं फोर्स नहीं किया है कि आपको 5 साल पर ही चुनाव कराना है। और लोहिया ने तो कहा था कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती, बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। अगर हम जिंदा कौम हैं तो हम क्यों इंतजार करें? जनता जब चाहेगी तब चुनेगी। चलो ने फिर 6-6 महीने में सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या, उससे कौन सा देश बिगड़ गया? जितना इस देश में गठबंधन की सरकारों ने अच्छा काम किया या बेहतर सरकारें चलाई, उतनी पूर्ण बहुमत की सरकारों ने एक जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी ने अच्छे से नहीं चलाई। नहीं, ऐसा है कि हम अखिलेश वगैरह जो है ओपनिंग बैट्समैन के लिए आते हैं और ये स्लॉग और बुमराह की तरह आते हैं, 19वां ओवर लेके आते हैं कि सबसे चक्के मारने के लिए आते हैं लास्ट में। चलिए, तो कुल मिला के बातचीत ये रही कि जो चुनाव जो ये लाया गया है कैबिनेट की तरफ से, चुनाव में देश में सुधार लेने की बात कही गई है, लेकिन सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि कई लूप होल्स है जिस पे बात की जानी है, कई ऐसे मुद्दे जो अभी अनसॉल्व लेकिन अच्छा डिबेट होना चाहिए ना, हर चीज पे डिबेट होना मतलब मुझे लगता है कि अगले 6 महीने इसमें लगातार डिबेट चलेगी और 2024 में हमें ना 34 में भी अगर हम लोग रहे कहीं भी तो ऐसे ही पास चले। जूम से क्योंकि जो 2/3 वाले बहुमत की बात है वो आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। अपने वृद्धाश्रम से जूम पे जुड़े। इसमें लेकिन एक बात है, ये बोला था कि देखो हमारे पास सरकार के एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, तो भी हमने बड़े बड़े बिल पारित करा लिए थे। तो इसलिए ये मत मान के चलो कि हम बिल पारित नहीं करा सकते। अब करा सकते हैं, वो कौशल तो है। वही मैं कह रहा हूँ कि बिल पास हो गया तो क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। बाबा उसमें अगर मतलब 100 सांसदों को अगर निष्कासित कर देंगे, नहीं वो वही कौशल है, वो कौशल है सरकार के पास, वो है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।